अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, वो कंटिन्यू रहेगा। और आज जो है वो गैसेस से रिलेटेड जो 2 लॉज रह गए थे हमारे, उन्हें मैं कवर करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और वो 2 लॉज हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और दूसरा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो 1881 में ग्राहम ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और वो रिलेशन 2 चीज़ों के दरमियान में था। वो 2 चीज़ें थी रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, अब मैं पहले ही समझा दूं पूरी बात। देखो डिफ्यूजन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि गैस के डिफ्यूजन से क्या मुराद है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का फैलना, एक्सटेंड होना। ठीक है ना, जो कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है ना, यानी कि डिफ्यूज होती हैं गैसेस की ये प्रॉपर्टी है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्राहम ने एक्सपेरिमेंट करा, जो उसने एक्सप्लेन करा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर मैं 2 गैसेस फिल कर दूं, ऑफ कोर्स दरमियान में कोई पार्टीशन होना चाहिए। ठीक है ना, कोई पोरस पार्टीशन हो। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर दरमियान में एक पोरस वो है पार्टीशन। पोरस मतलब वहां से गैस आहिस्ता आहिस्ता पेनेट्रेट कर सकती है। ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर 2 अलग अलग गैसेस को फिल कर दूं तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिंगल होंगे, आपस में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, मिक्सअप हो जाएंगे, और यही जो मिक्सअप है ना, इसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैलना तो डिफ्यूजन कहलाता है, लेकिन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर जो डिफ्यूजन है उसका मतलब ये हो गया गैसेस जो है वो एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाएंगी, एक दूसरे में शामिल हो जाएंगे मॉलिक्यूल। तो जो रिलेशन एस्टेब्लिश करा, जो अंडरस्टैंडिंग थी जो देखी ग्राहम ने, वो ये देखा कि जिन गैसेस का मास कम होता है, ठीक है, वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज होती हैं, जल्दी आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाती हैं। और जिनके मासेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है गैसेस की, वो जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ डिफ्यूज होते हैं, या उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है ना, तो यही मेन जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, वो यही है कि आमतौर पे जो हैवियर गैसेज हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, जो लाइटर गैसेज हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से फिर समझते हैं मैथमेटिकली। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल हों फॉर गैसेस, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो किसी गैस के डिफ्यूज होने का, एक्सपेंड होने का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या बना, एग्जैक्ट ये बना कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, यानी कि डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मकसद ये है, अगर डेंसिटी का स्क्वायर रूट ज्यादा आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर डेंसिटी का स्क्वायर रूट कम आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली ऐसे आप लिख सकते हैं, दैट इज आर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो वो आ गया इनवर्सली अंडर रूट डी के। और अंडर रूट डी आपको पता है ना, डी किसको शो कर रहा है, डी शो कर रहा है डेंसिटी को, और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी तो है ही। तो ग्राहम जो है वो इस नतीजे पहुंचा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, मैथमेटिकली समझ लेते हैं। 2 गैसेस कंसिडर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, सबसे पहले एक गैस ए कंसिडर कर रहे हैं, फिर एक गैस बी कंसिडर कर रहे हैं, और इसी तरीके से ए की डेंसिटी D1 है और बी की डेंसिटी जो है वो D2 है, और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और R2 है, यानी कि ए का 1 है और बी की जो वैल्यूज हैं वो 2 हैं। तो अगर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लिखें फॉर गैस ए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस ए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1 प्रोपोर्शनल है 1/√D1 के। ठीक है ना, सिर्फ क्या फर्क आया, यहाँ पे R1 आ गया तो यहाँ पे मैंने D1 कर दिया। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो इक्वल टू का साइन आता है, और आता है कांस्टेंट। लेट से यहाँ पे आने वाला कांस्टेंट है K, बाकी सब कुछ उसी तरीके से लिखा हुआ है। लेट से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो गैस ए के लिए हमारे पास आंसर आ गया R1 इज इक्वल टू K 1/√D1। अब सेम प्रोसीजर हमें करना है फॉर सेकेंड गैस, यानी कि गैस बी। गैस बी के लिए R2 बन जाएगा, जब ये R2 बनेगा तो ये बन जाएगा D2, यानी कि R2 इज प्रोपोर्शनल है इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ D2। और फिर वही बात है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, इक्वल टू का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा।
अब कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, जाहिर सी बात है, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के लिए जो कंडीशंस थी टेम्परेचर की और प्रेशर की उनको हमने सेम रखा था, जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हैं, 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करा दो। तो फॉर एग्जाम्पल हम डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ये कुछ आएगा R1 डिवाइड बाय R2 और यहाँ पे K 1 ओवर अंडर रूट D1 और डिवाइड बाय 1 K आ गया एज इट इज और 1 अपॉन अंडर रूट D2। तो K से K होगा कैंसिल क्योंकि मैंने बताया दोनों में कांस्टेंट तो सेम ही है, जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर की प्रेशर की वो सेम है। K कांस्टेंट आने के बाद कैसी फॉर्म बनेगी, इस किस्म की फॉर्म बनेगी। अच्छा, अब इस डिवाइड के साइन को, ये वाला जो डिवाइड का साइन है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि D2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ऐसे कुछ होगा ना। ठीक है ना, यानी कि ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा D2, ठीक है, और वो जो ऊपर लिखा हुआ था 1 वो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट D2 से और यहाँ पे D1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट D1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1। तो R1 डिवाइड बाय R2 बराबर आ रहा है अंडर रूट D2 ओवर अंडर रूट D1 के। तो ये जो हमारे पास है फॉर्म, ये दो रूट हैं और आप पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि अगर दो रूट्स हैं डिवाइड हो रहे हैं तो रूट एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 अपॉन D2। ठीक है, तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक तरीकेकार है लिखने का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बट इसको मॉलिक्यूलर मास के तौर पर भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होता है डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम रिप्लेस कर सकते हैं D को M से, तो हम सिर्फ D को M से रिप्लेस करा देंगे, तो बनेगा क्या, ये बनेगा R1 अपॉन R2 और इसकी जगह पे आ जाएगा M2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा M1। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है अगर मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह यूज़ करने होंगे न्यूमेरिकल में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डेंसिटी के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, अब देखो हमें पता है प्रेशर की डेफिनेशन कि अगर गैस को किसी कंटेनर के अंदर हम फिल कर दें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके टकराते हैं उस कंटेनर की दीवारों के साथ। जब उस कंटेनर की दीवारों के साथ जाके टकराते हैं तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाती है प्रेशर। ठीक है ना, तो प्रेशर ऑलरेडी हमें पता है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक ही कंटेनर के अंदर कई सारी गैसेस को मैं फिल कर दूं तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही होती है ना गैसेस, जब वो अलग होती हैं उतना ही प्रेशर वो दूसरी गैसेस के साथ मिलकर अप्लाई करती हैं। ठीक है ना, उनका जो अपना प्रेशर होता है, मतलब उनका जो अपना पार्शियल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर नहीं। अगर 3 गैसेस फिल कर रहा हूं तो उनका मिलाकर जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा, लेकिन एक गैस अलग में जितना प्रेशर अप्लाई करती है दूसरी गैसेस के साथ मिलकर जो उसका हिस्सा होता है प्रेशर का वो उतना ही रहता है, यानी कि उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यही पार्शियल प्रेशर जो है वो स्टडी करा 1801 में डाल्टन ने, और उसने जो है वो अपना ये लॉ प्रेजेंट करा और उसके मुताबिक यही है कि ये जो टोटल प्रेशर होता है ना किसी गैस का, ये तमाम के तमाम जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का अगर मैं सम निकाल लूं उसके बराबर होता है। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ गया ना, मैं कह रहा हूं कि एक गैस अलग इंडिविजुअली जितना प्रेशर अप्लाई करती है दूसरी गैसेस के साथ मिला दें तो टोटल प्रेशर के अंदर उनका जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक कार को धक्का लगा रहा हूं तो वो मेरी फोर्स है। अब अगर मैं दूसरे लोगों के साथ मिलकर लगा रहा हूं तब भी मैं उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, समझ रहे बात। तो वो जो मेरी फोर्स हो जाएगी वो पार्शियल फोर्स कहलाएगी उस टोटल सिनेरियो के अंदर। ठीक है ना, तो फिर देख लेते हैं स्टेटमेंट और मैथमेटिकल। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इफ 2 और मोर गैसेस, अगर 2 या 2 से ज्यादा गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बस हमने उनको फिल करा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, तो 2 गैसेज हैं, 2 या 2 से ज्यादा गैसेज हो सकती हैं बट वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, उनको हमने क्या करा हुआ है, दे आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, किसी वेसल कंटेनर के अंदर हमने उनको इनक्लोज किया हुआ है। तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम, जो टोटल प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही होंगी वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर वो अलग से लगाते, ठीक है, उन सब के जो है वो सम के बराबर होगा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वही स्टेटमेंट बन गई कि 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को अगर एक कंटेनर वेसल में फिल कर दें बट वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें तो टोटल प्रेशर बराबर होगा उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के। मैथमेटिकली समझते हैं इस बात को। कंसीडर कर लेते हैं मिक्सचर है 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी, तो उनके पार्शियल प्रेशर कह देंगे हम पी ए, यानी कि ए गैस का पार्शियल प्रेशर पी ए है
अगर वो अलग से किसी कंटेनर में फिल होती है तो कितना प्रेशर लगाती है, PA। इसी तरीके से अगर गैस B किसी कंटेनर में अलग से भरी होती है तो वो प्रेशर कितना लगाती है, वो प्रेशर लगाती है PV। और इसी तरीके से अगर गैस C किसी कंटेनर फिल होती है तो वो अलग से प्रेशर लगाती है PC। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक हम लिख सकते हैं P टोटल, जो उनका टोटल प्रेशर है वो बराबर आएगा PA प्लस PB प्लस PC, यानी कि उनके जो पार्शियल प्रेशर है उनका जो सम हम करेंगे वही बराबर आ जाएगा गैस के टोटल प्रेशर के, जैसा कि मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, और इसी को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन फिल करी हुई है, तो प्रेशर आ रहा है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये उसका प्रेशर है। ठीक है, हमने गेज में देखा प्रेशर, तो 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ऑक्सीजन का अलग से प्रेशर। अब एक अलग से कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन फिल करी हुई है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल वगैरह है यहाँ पर। अब प्रेशर कितना अप्लाई कर रही है, नाइट्रोजन प्रेशर अप्लाई कर रही है 593 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका प्रेशर इससे ज्यादा है। अब जब इन दोनों को एक ही कंटेनर में फिल कर देंगे तो कंटेनर फिल करने के बाद क्या हो जाएगा, 159 प्लस 593, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 752 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो देख लो, जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग सिलेंडर्स में लगा रहे थे, जब उनको एक साथ फिल करा तो दोनों का प्रेशर सिर्फ हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हमें उनका टोटल प्रेशर मिल गया। तो यही फायदा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को? बहुत ही आसान सी बात है। देखो, नॉन रिएक्टिंग अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हर गैस जो एक्सर्ट करती है सेपरेट प्रेशर, वो किस वजह से होता है कंटेनर में, वो होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर ऑक्सीजन एक कंटेनर के अंदर फिल थी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दीवारों से जाके जो टकरा रहे थे वेसल की, तो जितना वो टकरा रहे थे उतना प्रेशर बन रहा था। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी दीवारों से टकराने की वजह से बन रहा था विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो टोटल प्रेशर होगा जो एक्सर्ट करेगा उनका मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, वो बराबर होगा सम ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। यानी कि अगर ऑक्सीजन के अंदर 100 कोलिजन हो रहे थे और नाइट्रोजन के अंदर 200 कोलिजन हो रहे थे, तो जब तीनों को मिला देंगे तो उसी वक्त के अंदर उस मिक्सचर के अंदर 300 कोलिजन होंगे। तो क्योंकि वो उसके टोटल के बराबर था कोलिजन्स के, इसी वजह से जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के। दैट्स इट। आई होप आपको आज के दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। गैस का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। अब कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको समझाने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।